हम इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। हम अल्फा अमीनो एसिड्स हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है इनका, वाटर सोल्यूबल पार्ट है ये, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ये रहता है। जैसे कि सिंपल अमीनो एसिड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है उनकी तरह इनका नेचर नहीं है, क्योंकि ये मिक्स्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ ही साथ अमाइन। इनकी प्रॉपर्टी है अलग, क्योंकि इनमें जेटर आयन प्रेजेंट है। जेटर आयन मतलब क्या होता है? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर H प्लस का ट्रांसफर होना। देखिए यहाँ पे हमने इसका अगर ट्रांसफर कर दिया H यहाँ पे, तो क्या क्रिएट हो गया? जेटर आयन। इसी को हम कहते हैं जेटर आयन। तो स्पेशल प्रॉपर्टी है सभी तरीके के अमीनो एसिड्स की कि जेटर आयन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसीलिए ये सभी प्रॉपर्टीज उनके पास प्रेजेंट रहती है। तो एन अमाइनो एसिड एक मॉलिक्यूल है जिसके पास दोनों प्रेजेंट है, COOH भी प्रेजेंट है मतलब एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, और अमाइनो ग्रुप भी NH2 भी प्रेजेंट है। तो प्रोटॉन का ट्रांसफर होना एसिडिक ग्रुप से बेसिक ग्रुप पे, और वो एक सॉल्ट बनाता है, इसी डायपोलर चीज को हम क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। डायपोलर मतलब प्लस और माइनस दोनों चीजें प्रेजेंट रहना। क्लियर? तो ज्विटर आयन क्या होता है? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन का, प्रोटॉन मतलब H प्लस का ट्रांसफर होना, उसी को कहेंगे हम ज्विटर आयन का फॉर्मेशन। अब ज्विटर आयन जब फॉर्म होता है तो आपको यहाँ पे कुछ नाम ध्यान रखना है। उसको आप न्यूट्रल आयन भी कह सकते हो, ज्विटर आयन को। इस तरीके से आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, न्यूट्रल आयन, या फिर हाइब्रिड, हाइब्रिड आयन, डायपोलर आयन, ये भी ध्यान रख सकते हो। या फिर ये ध्यान रखना आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक लॉस। ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं जो आपको पकड़ के रखने हैं, ताकि हम ज्विटर आयन से रिलेटेड कुछ भी आए तो उसको सॉल्व करके ही जाए। अमाइनो एसिड कैन एग्जिस्ट इन फॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन पीएच। अमाइनो एसिड्स अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट रह सकता है। एक ही अमाइनो एसिड तीन तीन फॉर्म में प्रेजेंट रह सकता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। चलो यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं। हमारे पास ये अमाइनो एसिड है जिसका नाम है अलानाइन। अलानाइन को लिया गया है, ठीक है। और यहाँ अनालाइन में NH3 के ऊपर प्लस चार्ज है, NH3 के ऊपर प्लस चार्ज, साथ ही साथ COOH के ऊपर, COO के ऊपर माइनस चार्ज। मतलब यहाँ पे ज्विटर आयन का फॉर्मेशन हमें दिया गया है। एंड थर्ड इसमें कार्बोक्सिलिक पार्ट एसिटेट आयन के ऊपर माइनस चार्ज दिया हुआ है। तीनों ग्रुप्स में क्या क्या डिफरेंस है वो देखो। अगर NH3 प्लस रहता है, मतलब प्रोटॉन आता है कहाँ पे? अमाइन ग्रुप के ऊपर, तो जो पीएच है, पीएच ओवरऑल चार्ज कितना दिख रहा है आपको? +1 का। अगर +1 का चार्ज है तो वो यहीं पे प्रेजेंट रहेगा। तो पीएच जो है वो लेस देन कितना आएगा? 2, मतलब ये ज्यादा एसिडिक होगा। देन सेकेंड, अगर दोनों के ऊपर नेट चार्ज 0 हो जाएगा तो पीएच नियरली न्यूट्रल के आसपास आएगा 6 के। और दोनों में अगर नेट चार्ज -1 होगा तो पीएच जो है वो 10 या 10 से ज्यादा आएगा, मतलब तब बेसिक कैरेक्टर उसमें आ जाएगा। और यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर, और यहाँ पे ऑलमोस्ट नियरली नियरली न्यूट्रल कैरेक्टर की तरफ जाते हैं ये है ज्विटर आयन की कहानी, कि एक ही तरीके का जो अमीनो एसिड है वो तीन अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम गाड़ी को। और यहाँ पे कुछ हम एक टॉपिक लेते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है हमें कैलकुलेशन ऑफ पीएच। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया आपको कैलकुलेशन ऑफ पीएच, या फिर एंट्रेंस में कभी हमें दे दिया गया कि पीएच कितना होगा, तब क्या करेंगे हम? तो पहली चीज ध्यान रखो न्यूट्रल के लिए। फर्स्ट केस ले लेते हैं हम न्यूट्रल के लिए, कि न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। ये कैसे पता चलेगा सर न्यूट्रल है? नेट चार्ज जो है वो 0 आना चाहिए, तब आपको न्यूट्रल मिल जाएगा। आर, ये उसके बाद में CH, यहाँ पे लगा दिया गया NH3 प्लस, और यहाँ पे है मान लो COO माइनस, तो ये न्यूट्रल है। हमने आर नहीं लगाया क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं आर के रिलेट में। तो देखो, अगर इसका हमें जो कांस्टेंट दिया है एसिड कांस्टेंट डिसोसिएशन, वो है pK1, और इसका है pKa2। तो हमें pH अगर निकालना है तो क्या करेंगे? pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाई 2, pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड, अगर वो किसी तरीके से जो R ग्रुप है वो लग गया एसिडिक ग्रुप, एसिडिक ग्रुप, तो एसिडिक अगर ग्रुप लगता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर से एक COO माइनस, COO माइनस, यहाँ पे CH, यहाँ NH3 प्लस, यहाँ COO माइनस। तो इस केस में आपको तीन डिसोसिएशन कांस्टेंट देखने को मिलेंगे। ये हो जाएगा pKa1, ये हो जाएगा pKa2, और ये हो जाएगा pKa3। तो एसिड के केस में क्या करने वाले हो? देखो, पीएच निकालने के लिए एसिड के केस में क्या करोगे आप? जो एसिड वाले हो उन दोनों को ऐड करना, मतलब pKa2 प्लस pKa3 डिवाइड बाय 2।
सिंपली बच्चा ये ध्यान रखो कि जो भी हमें दिया हुआ है अगर न्यूट्रल है तो उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, एसिडिक वाले हैं तो एसिडिक वालों को हम ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखो बेसिक अमीनो एसिड के लिए क्या होगा, यहाँ पे और एक NH2 प्रेजेंट रहेगा, मतलब ये NH3CH यहाँ पे आ जाएगा NH3 प्लस और यहाँ COO माइनस। इसके हम जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है एसिड का बोले लेते हैं pKa1, ये हो जाएगा pKa2 और ये हो जाएगा pKa3। तो देखिए अब यहाँ क्या करोगे आप pH निकालने के लिए, ये बेसिक है इसलिए बेसिक वाले ले लोगे, इन दोनों को एडिशन करना पड़ेगा आपको। तो pKa1 प्लस pKa3 डिवाइडेड बाई 2। आई होप आपको कैलकुलेशन ऑफ pH समझ गया होगा, डिफरेंट अमीनो एसिड्स का कैसे निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और डू यू नो का सेक्शन कवर करते हैं। एट द फिजियोलॉजिकल जो पीएच है हमारे बॉडी का जो पीएच है वो कितना है 7.4। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड ये प्राइमरली ज्विटर आयन फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ऑन द अदर हैंड पीएच एसिडिक अगर रहता है एग्जिस्ट वो अनायन में एग्जिस्ट करेगा ड्यू टू डीप्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। तो अगर एसिडिक है तो ध्यान रखिएगा प्रॉपर्टीज देखो, ध्यान रखिएगा एसिडिक अगर है तो अल्फा अमीनो एसिड अनायन में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप ने अपना डीप्रोटोनेशन किया, मतलब H+ का ट्रांसफर कर दिया है। अगर वो बेसिक है तो वो कटायन में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि प्रोटोनेशन हुआ है, डी नहीं प्रोटोनेशन हुआ है अमाइनो ग्रुप का। आयोनिक स्ट्रक्चर ऑफ कंस्टिट्यूएंट अल्फा अमाइनो एसिड, ये आयोनिक नेचर है प्रोटीन का, तो हम बोल सकते हैं ज्विटर आयन की वजह से इनमें आयोनिक नेचर प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं इनके बॉन्ड्स और हम पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन की तरफ जाते हैं। अभी तो हमने अमीनो एसिड डिटेल में पढ़ लिया, अब हम प्रोटीन की तरफ हमारी गाड़ी को बढ़ाते हैं। प्रोटीन आर नोन टू ब्रेक डाउन अंडर पेप्टाइड इन स्टमक एंड ड्यूडेनम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम। प्रोटीन जब हम खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, पेट में ब्रेक डाउन हो जाते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ सम एंजाइम्स, जिसमें पेप्सिन बिंग वन ऑफ देम एंजाइम जो कि हमारे स्टमक में सिक्रेट होता है। पॉलीपेप्टाइड, अब देखो बेटा जब हमने मोनोसाइक्राइड्स के बारे में पढ़ा था तो बहुत सारे मोनोसाइक्राइड जब ज्वाइन होते हैं तो वो बनाते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये बहुत सारे अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारी पेप्टाइड बॉन्ड चलते जाएगी जिसमें अमीनो एसिड ज्वाइन होंगे। तो आर ब्रोकन फर्दर ब्रोकन डाउन अल्फा अमीनो एसिड, पेट के अंदर हमारे पॉलीपेप्टाइड जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो जाते हैं और हमें अलग अलग तरीके के अल्फा अमीनो एसिड्स मिलते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, अब इससे क्या पता चलता है हमें कि जब हम अल्फा अमीनो एसिड्स को कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से तो हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन। सो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। प्रोटीन ये पॉलीमर है किसके, अल्फा अमीनो एसिड्स के। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि ये कोपॉलीमर है, कोपॉलीमर है मतलब इनमें एक ही तरीके का मोनोमर प्रेजेंट नहीं रहेगा। आप एक ही तरीके के अमीनो एसिड्स को प्रेजेंट करके प्रोटीन नहीं बना सकते हो। द बॉन्ड, अब ऐसा बॉन्ड जो अल्फा अमीनो एसिड को कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। और आपको याद होगा मोनोसाइक्राइड को कनेक्ट करने वाला बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जब भी आप बायोमोलिक्यूल में बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहे हो, पॉलीमर्स के बारे में बात कर रहे हो मोनोमर्स से, तो हमेशा वाटर का रिमूवल पढ़ोगे ही पढ़ोगे। देखो जब भी बॉन्ड बनेगा किसी भी तरीके का हो, चाहे लिपिड्स में हो, प्रोटीन्स में हो, न्यूक्लिक एसिड में हो या फिर मोनोसाइक्राइड्स के बाद पॉलीसाइक्राइड्स में हो, तो हमेशा हमेशा लूज होने वाली चीज क्या है, वाटर रिमूवल यहाँ पे होने वाला है। ये अपने माइंड में डाल लीजिए। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लिंकिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन। ग्लाइसिन और एलानाइन का यहाँ पे हमें दिया गया, ये ग्लाइसिन और यहाँ पे एलानाइन दोनों हमें ज्वाइन होते हुए दिख रहे हैं। एक तरीका ये है कि हमें कार्बोनिल ग्रुप को, किसका कार्बोनिल लो, ग्लाइसिन का अमाइनो ग्रुप ऑफ एलानाइन के साथ ऐड करेंगे। कार्बोनिल ग्रुप देखो बेटा जब भी COOH के साथ में NH2 आएगा ना तो हमेशा अमाइड लिंकेज मिलेगी, हमेशा अमाइड लिंकेज मिलेगी। और दो अल्फा अमीनो एसिड्स के अमाइड लिंकेज को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। हर एक अमाइड को पेप्टाइड नहीं कहेंगे, दो अमीनो एसिड्स के अमाइड लिंकेज को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। और जब भी अमाइड लिंकेज होती है तो आपको पता होगा कि COOH में से OH लूज होता है और NH2 में से H लूज होता है। OH और H मिलके वाटर बनाते हैं और निकल जाता है।
और ऐसा तरीका CONH2 हमें CONH इस तरीके से बॉन्ड देखने को मिलता है। इसके वजह से हमेशा एलिमिनेशन होगा वाटर का, हमेशा बायोमोलिक्यूल में जो भी पॉलीमर बन रहे हैं उनमें वाटर का रिमूवल होना ही होना है। फॉर्मेशन ऑफ डाइपेप्टाइड कॉल्ड, अब ये डाइपेप्टाइड बन गया। देखो डाइपेप्टाइड का मतलब क्या होगा, एक पेप्टाइड बॉन्ड, डाइपेप्टाइड का मतलब होता है वन पेप्टाइड बॉन्ड जिसने दो अमीनो एसिड को जोड़ के रखा है। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं ट्राइपेप्टाइड, तो ट्राइपेप्टाइड का मतलब क्या होगा, दो पेप्टाइड बॉन्ड, दो पेप्टाइड बॉन्ड जिसने तीन अमीनो एसिड को जोड़ के रखा है। समझ गया। टेट्रापेप्टाइड का मतलब क्या होगा कि चार अमीनो एसिड्स को जोड़ा गया है तीन पेप्टाइड बॉन्ड से। तो ये जो वर्ड है वो आप समझना किसके लिए है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स के लिए। ओके, और नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स को एक कम कर दोगे तो उतने पेप्टाइड बॉन्ड आपको मिलेंगे। तो यहाँ देखो आपको मिला है ग्लाइसाइल अलानाइन का, जिसमें दो अमीनो एसिड्स एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। It can be seen that peptide bond or peptide linkage is same as what described in secondary amide in organic chemistry। तो ये पेप्टाइड जो लिंकेज है वो सेम है, पेप्टाइड लिंकेज सेम है, किसकी जगह, किसके जैसा, सेकेंडरी अमाइड जैसा। अब ये सेकेंडरी अमाइड क्या होता है बेटा, इसको मिटाते हैं। सेकेंडरी अमाइड क्या होता है, देखिए सेकेंडरी अमाइड क्या होगा, CONH2, इसको हम कहते हैं अमाइड, और ये होता है प्राइमरी अमाइड। जब भी नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन रहते हैं आप उसको सेकेंडरी बोलते हो, प्राइमरी कहते हो, 1 डिग्री कहते हो। अगर वो ऐसा प्रेजेंट रहा इसको आप क्या कहोगे, सेकेंडरी, क्योंकि इससे दो कार्बन ज्वाइन है। जब भी नाइट्रोजन से दो कार्बन ज्वाइन है तो हम उसको सेकेंडरी बोलेंगे। और अगर उल्टा और एक चीज हो गई कि इसके तीन कार्बन ज्वाइन है तो हम इसको टर्शरी बोलेंगे। तो पेप्टाइड लिंकेज जो है बेटा वो किसके जैसे रहती है, सेकेंडरी अमाइड जैसे, ये वर्ड भी ध्यान रखना, सेकेंडरी अमाइड जैसे। कॉम्बिनेशन ऑफ थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, ये होगा डाइपेप्टाइड बॉन्ड के अंदर ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड। अगर तीन अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो उनके अंदर आता है ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड, और तीन अमीनो एसिड है इसलिए ट्राई लगा है, नहीं तो आप तीन पेप्टाइड बॉन्ड है ऐसा मत समझना। पेप्टाइड बॉन्ड दो हो जाएंगे लेकिन तीन अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। सिमिलरली लिंकिंग ऑफ 4, 5 और 6 अमीनो एसिड रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ टेट्रा, चार जुड़े तो टेट्रा, 5 जुड़ेंगे तो पेंटा, और 6 जुड़ेंगे तो हेक्सा। ठीक है, बॉन्ड्स कितने रहेंगे, टेट्रा के अंदर 3 बॉन्ड, पेंटा के अंदर 4 बॉन्ड, हेक्सा के अंदर 5 बॉन्ड। तो ये हेक्सा नंबर किसके रहेगा, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स जो कि लिंक हुआ है। ओके, आई होप आपको ये अच्छी तरीके से कहानी समझ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम। व्हेन द नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड, अगर ये 10 से ज्यादा हो गए तो हम उसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड्स। अमीनो एसिड्स 10 से अगर ज्यादा हो गए तो हम उसको कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। जो CHR यूनिट लिंक किए गए हैं पेप्टाइड बॉन्ड से उनको हम कहेंगे अमाइनो एसिड रेसिड्यू। जितना भी पार्ट ज्वाइन है पेप्टाइड बॉन्ड से उसको हम कहेंगे अमाइनो एसिड रेसिड्यू। प्रोटीन्स में मोर देन हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होते हैं। इट मे बी however noted that distinction between protein and polypeptide is not sharp। तो आप प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड के बीच में एक्चुअल एकदम शार्प डिफरेंस नहीं बता सकते हो। इनके दो एंड्स रहते हैं बेटा, पॉलीपेप्टाइड के दो एंड्स रहते हैं और दोनों आइडेंटिकल नहीं रहेंगे, सेम टू सेम नहीं रहेंगे। जो एक एंड रहेगा उसको बोलेंगे C टर्मिनल, और C टर्मिनल बेटा हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा, एंड एक रहेगा N टर्मिनल जो कि हमेशा राइट साइड रहेगा। क्लियर। तो इस डाइपेप्टाइड में आप देख रहे हो, इस डाइपेप्टाइड में ये वाला जो है ये है N टर्मिनल, और ये वाला जो है वो क्या है, C टर्मिनल। हाँ, N टर्मिनल राइट साइड रहेगा, सॉरी N टर्मिनल लेफ्ट साइड रहेगा एंड C टर्मिनल राइट साइड रहेगा। तो यहाँ पे N टर्मिनल प्रोवाइड कर रहा है ग्लाइसिन और C टर्मिनल प्रोवाइड कर रहा है अलानाइन। अलानाइन। तो पेप्टाइड बॉन्ड के दो टर्मिनल्स कभी भी सेम टू सेम नहीं होने वाले हैं। एक टर्मिनल को N नाम देंगे, दूसरे को C नाम देंगे। चलिए टाइप्स ऑफ प्रोटीन की तरफ हमारी गाड़ी को बढ़ाते हैं हम। टाइप्स ऑफ प्रोटीन डिपेंडिंग ऑन मॉलिक्यूलर शेप ऑफ प्रोटीन, दो तरीके के, तो शेप के अकॉर्डिंग बेटा दो तरीके के प्रोटीन है, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चार तरीके के प्रोटीन है। शेप के अकॉर्डिंग दो तरीके के प्रोटीन है एंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चार तरीके के प्रोटीन है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन मतलब ही ये एंजाइम्स हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखना, एंजाइम्स जब हम पढ़ेंगे तो जितने भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं आप उसको एंजाइम्स बोल सकते हो। ठीक है, एंजाइम्स का शेप कैसा रहेगा, ग्लोबुलर प्रोटीन जैसा। मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, इनका स्पेरिकल शेप रहता है। ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दिस शेप रिजल्ट फ्रॉम कॉइलिंग अराउंड द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन। अब इनका ये शेप क्यों हुआ, क्योंकि
पॉलीपेप्टाइड के चेन के आजू बाजू कॉइलिंग हो गई, और कॉइलिंग होने की वजह से ही उनका शेप कैसा देखने को मिल रहा है हमें, स्फेरिकल। ग्लोबुलर प्रोटीन यूजुअली पानी के अंदर मिक्स होते हैं, ये हमेशा पानी के अंदर मिक्स होते हैं, जैसे कि इंसुलिन, एग अल्बुमिन, सीरम अल्बुमिन, लेगुमिलिन जो कि दालों में प्रेजेंट रहता है। इंसुलिन आपको पता होगा पैंक्रियाज में प्रेजेंट रहता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करेगा। एग अल्बुमिन, सीरम अल्बुमिन, लेगुमिलिन, ये कुछ ऐसे हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो कि पानी के अंदर मिक्स होंगे और वो ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। फाइबरस प्रोटीन जो है ऐसे मॉलिक्यूल जिनका शेप इलोंगेटेड, धागे जैसा रहेगा, फाइबर का मतलब धागे जैसा रहेगा, रॉड जैसा रहेगा, उनको हम फाइबरस बोलेंगे। तो शेप में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। दिस शेप इज रिजल्ट इन द होल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन पैरेलल टू ईच अदर। अब ये शेप क्यों है, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन ने प्रोटीन्स को पैरेलली प्लेस किया है और यहाँ पे प्रोटीन्स को कॉइलिंग बना दी है। हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट फॉर दिस शेप। तो दो बॉन्ड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। आपको ध्यान रखना है अच्छे से, इस शेप के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है। फाइबरस प्रोटीन ये पानी में मिक्स नहीं होते हैं, जैसे कि केराटिन जो बालों में, नाखून में और वुल में प्रेजेंट रहता है। मायोसिन, ये एक्टिन भी ले सकते हैं हम एग्जाम्पल, जो हमारे कहाँ प्रेजेंट रहेगा, ये मसल्स में, जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा। चलो हम लेते हैं डिफरेंस इन दोनों का, किसका, फाइबरस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन का। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है इनका शेप, डिपेंडिंग ऑन शेप। तो शेप तो आपको समझ गया, लॉन्ग एंड नैरो शेप रहेगा फाइबरस प्रोटीन का, जैसे कि फाइबर रहता है, एंड ग्लोबुलर प्रोटीन का राउंडेड या फिर स्फेरिकल रहने वाला है। रोल क्या है इनका, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना या फिर हमारे बॉडी को सपोर्ट देना, जैसे कि मसल्स देते हैं, मसल्स प्रोवाइड करते हैं। और इनका फंक्शन क्या है, ये एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था एंजाइम्स रहते हैं, एंजाइम्स के रूप में। देन सोलुबिलिटी इन वाटर, तो ये मोस्टली इनसोलुबल है और ये मोस्टली सोलुबल है। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, तो रिपीटेड अमीनो एसिड का सीक्वेंस रहता है, और यहाँ पे इरेगुलर अमीनो एसिड का सीक्वेंस देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट सोलुबिलिटी की अगर बात करें, स्टेबिलिटी क्या है, लेस सेंसिटिव टू चेंजेस इन हीट एंड पीएच। ये लेस सेंसिटिव है टुवर्ड्स हीट एंड पीएच। अगर हीट और पीएच चेंजेस आते हैं तो इनमें ज़्यादा फर्क उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन इनमें ज़्यादा फर्क पड़ने लगता है। पीएच में या हीट में चेंजेस आए तो इनमें भी डिफरेंस देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल कोलेजिन, केराटिन, और यहाँ पे होमोग्लोबिन, इंसुलिन और कैटालेज, मतलब ये एंजाइम है, ये भी एंजाइम देखने को मिलता है आपको। तो आई होप आपको फाइबरस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ गया होगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेराइटी ऑफ फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन हमारे बॉडी में बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस करते हैं, जैसे कि हेयर्स वाले प्रोटीन्स, मसल वाले प्रोटीन, स्किन वाले प्रोटीन, जो हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। वाइल एंजाइम्स ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कैटालाइज करते हैं फिजियोलॉजिकल रिएक्शन को। तो हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शन होती है वो कैटालिस्ट के प्रेजेंस से होती है। These diverse function of protein can be understood by studying the 4 level of structure of proteins. इनके 4 स्ट्रक्चर हमें पढ़ने के बाद इन सब के बारे में हमें समझेगा। 4 स्ट्रक्चर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। ये 4 स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं किसके, प्रोटीन के। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज द सीक्वेंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट अल्फा अमीनो एसिड रेसिड्यू लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो पहला पॉइंट आपका यही ध्यान रहेगा कि प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन्स जिनमें अल्फा अमीनो एसिड जो है ये सिर्फ और सिर्फ लिंक रहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड से, सिर्फ और सिर्फ लिंक रहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड से। एनी चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू रिजल्ट इन डिफरेंट प्रोटीन। अगर अमीनो एसिड के सीक्वेंस में कोई भी चेंजेस आ गए तो आपको अलग तरीके का प्रोटीन देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब आपने कहीं यहाँ पे बीच में अमीनो एसिड इधर कर दिया कोई और इसका सीक्वेंस आगे कर दिया तो आपको वो प्रोटीन भी डिफरेंट टाइप का मिल जाएगा। Primary structure of protein is represented by writing the 3-letter symbol of amino acid residue as per their sequence is concerned protein। तो इसको हम represent कैसे करेंगे, देखो
तीन तीन लेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, तीन तीन लेटर्स उनके खुद के दिए गए हैं एज पर द सीक्वेंस, जैसे जैसे सीक्वेंस है। एन टर्मिनल जैसे हमने बात की लेफ्ट साइड में रहेगा और सी टर्मिनल हमेशा राइट साइड में रहेगा। तो आपको जितनी भी अमीनो एसिड ज्वाइन हुए हैं, लिंक हुए हैं, आप उनके तीन लेटर्स इनिशियली यूज करोगे। द सिंबल आर सेपरेटेड बाय डैशेस, और ये डैशेस क्या इंडिकेट करेंगे, हमें डैशेस इंडिकेट करेंगे इनमें पेप्टाइड बॉन्ड यूज हुआ है, और पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए वाटर का रिमूवल होने वाला है। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, NH2 और COOH के लिंकेज होने की वजह से। तो अगर इधर एन टर्मिनल है मतलब इसने अपना COOH यूज किया है और इसने अपना NH2 यूज किया है, ऐसे ही ये प्रोसेस आगे चलते जा रही है। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन एन टर्मिनल ऑफ अमीनो एसिड ये हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा और सी टर्मिनल हमेशा राइट साइड में रहेगा। तो आपको यहाँ से प्राइमरी के बारे में एक समरी प्रोवाइड कर देते हैं हम कि प्राइमरी के अंदर अल्फा अमीनो एसिड्स के लिंकिंग होती है पेप्टाइड बॉन्ड से। अगर एक भी अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो गया तो प्रोटीन का भी नाम चेंज हो जाएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम तीन लेटर यूज करते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स के एज पर देयर सीक्वेंस, और इनके बीच में डैश रहेगा सेपरेट करने के लिए। डैश हमें क्या बताएगा, ये बताता है पेप्टाइड बॉन्ड। एज पर द कन्वेंशन एन टर्मिनल हमेशा लेफ्ट साइड एंड सी टर्मिनल हमेशा राइट साइड। तो आई होप प्राइमरी प्रोटीन का अच्छे से समझ गया होगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रोटीन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल यही से बनते हैं सेकेंडरी प्रोटीन से। द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लोकलाइज रीजन ऑफ प्रोटीन चेन, इसी को हम सेकेंडरी बोलते हैं। थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, थ्री डायमेंशनल। अब इसके पहले प्राइमरी में क्या था, सीधी सीधी लाइन थी, मतलब एक लाइन था, तो 2D अरेंजमेंट था। जब हम सेकेंडरी प्रोटीन में आते हैं तो वहाँ पे 3D अरेंजमेंट आ जाती है बेटा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है, तो आप एक नया तरीके का ध्यान रखोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहेगी NH प्रोटॉन के इसमें, एंड NH प्रोटॉन ऑफ वन अमाइड लिंकेज एंड CO ऑक्सीजन ऑफ अनदर गिव्स राइज टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सवाल आ गया हमें कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो NH के प्रोटॉन के वजह से रहती है एंड CO के ऑक्सीजन के वजह से रहती है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है हमेशा। दो तरीके के सेकेंडरी के अंदर आते हैं, एक आता है स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी के दो टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। इनका डिफरेंस याद कर लीजिएगा क्योंकि डिफरेंस के ऊपर बहुत सारे सवाल बन जाते हैं पेपर में। चलिए अल्फा हेलिक्स के बारे में पहले हम ध्यान रखते हैं, कुछ ऐसे सवाल जो अल्फा हेलिक्स से रिलेटेड आते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। ओके, सो अल्फा हेलिक्स में आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है और ये रहेगा हमेशा राइट एंगल एंड साथ ही साथ ये हमेशा राइट साइड में इसको हम स्पाइरल करेंगे, राइट साइड में इसको मोड़ेंगे। देखो एक साइड हो जाएगी लेफ्ट साइड, यहाँ पे निकालते हैं हम, ये हो जाएगी लेफ्ट साइड और ये हो जाएगी राइट साइड। तो कुछ इस तरीके से उसकी स्पाइरल मूवमेंट होती है हमेशा अल्फा हेलिक्स में। देखो रीड करते हैं, द अल्फा हेलिक्स फॉर्म व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन ट्विस्ट, जब पॉलीपेप्टाइड चेन को हम उठा लेंगे, जैसे एक धागा ले लिया हमने और उसको राइट एंगल में मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ने लगे, कंटिन्यूसली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ने लगे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से आपको रट्टा मार लेना है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से आपको रट्टा मार लेना है। ईच टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स, हर एक टर्न में आपको 3.6 अमीनो एसिड्स देखने को मिलते हैं। हर एक टर्न और कितने अमीनो एसिड्स रहेंगे, 3.6 अमीनो एसिड्स आपको देखने को मिलते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में। देन सेकेंड थिंग आपको क्या ध्यान रखना है कि जो CO ग्रुप रहेगा, कार्बोनिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू NH ग्रुप ऑफ फोर्थ अमीनो एसिड। ये सारी इंपॉर्टेंट लाइनें आपके लिए निकाल के लाई गई है कि CO ग्रुप पहले अमीनो एसिड का ये फोर्थ वाले NH ग्रुप के साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ हेलिक्स, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट रहेंगे, पैरेलल रहेंगे हमेशा एक्सिस ऑफ हेलिक्स के। अगर एक्सिस ऑफ हेलिक्स ऐसा है तो उससे पैरेलली हमेशा जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। वाइल R ग्रुप एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम द हेलिक्स कोर, जो R ग्रुप रहेंगे मतलब मिथाइल जो भी ग्रुप्स लगे गए हैं R एसिडिक, वो हमेशा बाहर की तरफ रहेंगे, बाहर की तरफ रहेंगे। ये बोल सकते हैं हम कि हाइड्रोफोबिक पार्ट बाहर रहेगा, क्योंकि R जो है वो हाइड्रोफोबिक हो जाता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट बाहर रहेगा और अंदर की तरफ जो है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट आ जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा पैरेलल रहेंगे किससे, एक्सिस ऑफ हेलिक्स से। मायोसिन जो है मसल्स में, अल्फा कैरेटिन जो है हमारे हेयर्स में, ये प्रोटीन्स हैं जो कि अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं।
यहाँ कुछ और चीजें हैं जो आपको अच्छे तरीके से रट लेनी है एज एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ये देखो, आपको दिख रहा है कितना डिस्टेंस है। अगर हम इसका एक सेकेंड, हाँ, क्या बोला था कि एक टन में 3.6 अमीनो एसिड है, वैसे ही एक टन जो होता है वो होता है 0.54 नैनोमीटर का। एक टन कितने का होता है? 0.54 नैनोमीटर का। बच्चों ये सारे नोट्स में अपने इंक्लूड करना, आप देखना इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एंड उसके बाद में आप देखोगे कि एक अमीनो एसिड का लिया हुआ जो पार्ट है वो कितना रहेगा? 0.15 नैनोमीटर, 0.15 नैनोमीटर। ओके, इसको 3.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इतना मिलेगा। तो यहाँ से हमारे सारी चीजें क्लियर हो गई जो कि हम अल्फा हेलिक्स के बारे में क्वेश्चंस में देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे और कवर करते हैं बीटा प्लेटेड को। उससे पहले एक सवाल दिया गया है वो देखते हैं। इन कोलाजिन द प्रोटीन कनेक्टिव टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू का ये पार्ट है कोलाजिन। द पॉलीपेप्टाइड चेन हैव अनयूजुअल लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको अलग तरीके से लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। 3 strands of this chain wind around each other in right angle ट्रिपल हेलिक्स। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कहाँ पे? कोलेजिन में। तो ये इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा, सवाल यहाँ से भी बन सकते हैं। और कौन से हैं जो कि हम देखते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं? तो आप ध्यान रखोगे ट्रिप्सिन के बारे में, इंसुलिन के बारे में, एंटीबॉडीज यहाँ नाम लिख देते हैं कुछ हम। कोलेजिन हो गया हमारा, ट्रिप्सिन के बारे में ध्यान रख सकते हो आप, इंसुलिन के बारे में ध्यान रख सकते हो आप, एंड साथ ही साथ कुछ ऐसे एंटीबॉडीज है, रिसेप्टर्स है। ये सभी अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर शो करते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर को भी एक बार देख लेते हैं। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बीटा प्लेटेड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एक पार्ट जो है वो बीटा प्लेटेड, जब 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसको हम स्ट्रैंड्स कहते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर नीचे साइड बाय साइड अप डाउन होते जाएगी। ये देखिए अप डाउन ऐसे होते जाएंगे। इन तरीके को हम बोलेंगे बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। अब बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर के बारे में कुछ चीजें इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा। द बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंसिस्ट एक्सटेंडेड स्ट्रैंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन हेड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। पहली चीज ये कि CO और NH ये हमेशा प्लेन में लाया करते हैं, जिस प्लेन ऑफ शीट में लाया करते हैं। पहली बात ये होगी कि CO और NH जो है बॉन्ड्स, ये प्लेन ऑफ शीट में लाई करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑकर्स बिटवीन NH एंड CO ग्रुप ऑफ नियर बाय अमाइनो एसिड रेसिड्यू इन द नेबरिंग चेन। साइड वाले से ही ये क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और उसमें क्या था? CO जो पहले वाले का था, NH फोर्थ वाले से अमाइनो एसिड बना रहा था। R ग्रुप आर ओरिएंटेड अबोव द प्लेन। R जो रहेगा वो अबोव द प्लेन रहेगा। यहाँ देखने को मिल रहा है आपको R ग्रुप कहाँ मिल रहा है? अबोव द प्लेन। तो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंटली आप नोट करते रहिएगा और इसको याद करना है आपको अच्छे से। बीटा प्लेटेड शीट की जो अरेंजमेंट है ये फेवर्ड होती है बाय अमीनो एसिड विद अ स्मॉल R ग्रुप, जिनका R स्मॉल है। बल्कि वाले R ग्रुप कभी भी बीटा प्लेटेड शीट नहीं बनाने वाले हैं। जो छोटे छोटे हैं, जैसे कि हो सकता है उसमें अलानाइन आ जाए, ल्यूसाइन आ जाए, फिर आइसोल्यूसाइन आ जाए, ग्लाइसिन आ जाए, ऐसे जिनके R ग्रुप्स छोटे छोटे हैं, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो वही बनाएंगे बीटा प्लेटेड। मोस्ट प्रोटीन्स हैव रीजन्स ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट इन एडिशन टू अदर रैंडम रीजन दैट कैन नॉट बी कैरेक्टराइज्ड। और अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स रहते हैं सेकेंडरी में जो हम इजीली कैरेक्टराइज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है स्पाइडर का। जो ड्रैगलाइन सिल्क है ये स्ट्रॉन्ग बीटा प्लेटेड की वजह से ही रहता है, ठीक है। और इलास्टिक किस वजह से रहेगा? अल्फा हेलिकल की वजह से। तो उनमें दोनों चीजें प्रेजेंट रहती है स्पाइडर के सिल्क के अंदर। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों चीजें अच्छे से समझ गई होगी, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर के बारे में। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमें दिया हुआ है किसका? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में डायग्राम। तो आप देख सकते हो ये ऊपर नीचे जो हमें दिख रहा है ये है किसका? बीटा प्लेटेड का। और R ग्रुप हमेशा ऊपर देखने को मिलते हैं आपको। और यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो साइड वाले ही अमीनो एसिड से बनता है। ओके, और छोटे जो अमीनो एसिड्स है, बल्कि अमीनो एसिड्स कभी ये नहीं बना सकते। चलिए तो हमारी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं टर्शरी अमीनो एसिड्स की तरफ, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की तरफ। The three-dimensional shape adopted by entire polypeptide chain
पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन अगर 3 डायमेंशनल शेप फॉलो कर रही है तो हम उसको बोलेंगे कि वो टर्शरी स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। इट रिजल्ट ऑफ फोल्डिंग ऑफ द चेन इन अ पर्टिकुलर मैनर, एक अलग तरीके से ये फोल्डिंग होने लगेंगी, दैट द स्ट्रक्चर इज इटसेल्फ स्टेबलाइज्ड एंड आल्सो हैव अट्रैक्टिव इंटरेक्शन विद द एक्वियस एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। देखो इसकी स्टेबिलिटी कुछ इस तरीके से होती है कि अट्रैक्टिव इंटरेक्शन रहेगा एक्वियस एनवायरनमेंट ऑफ द सेल से। ग्लोबुलर और फाइबरस प्रोटीन जो है वो दो हिस्से आते हैं टर्शरी में, तो दोनों में एक सिमिलरिटी क्या आ गई कि ग्लोबुलर एंड फाइबरस दोनों प्रोटीन जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। द फोर्सेस दैट स्टेबलाइज, अब टर्शरी की इंपॉर्टेंट बात होती है उनकी फोर्सेस। जैसे प्राइमरी में हमने कौन से फोर्स के बारे में बात की, पॉलीपेप्टाइड। सेकेंडरी में हमने हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस पॉलीपेप्टाइड। अब यहाँ आपको हाइड्रोजन बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जिसको हम वैन डर वाल्स फोर्स के नाम से भी जानते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, ये भी आपको देखने को मिलते हैं। तो 4 फोर्सेस के बारे में अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और पॉलीपेप्टाइड तो हर जगह ही प्रेजेंट रहेगा, किसी भी तरीके का प्रोटीन हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जिसको दूसरे नाम से वैन डर वाल्स फोर्सेस भी आ सकता है, ड्यू टू पोलर बॉन्ड्स इन द साइड चेन, ड्यू टू पोलर बॉन्ड इन द साइड चेन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्योंकि आयोनिक भी है इसमें, एंड लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। साथ ही साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आपको देखने को मिलेंगे, फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नियर बाय एसएच ग्रुप। साइड वाले जो ग्रुप्स है अगर उसमें एसएच प्रेजेंट रहता है तो डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आपको देखने को मिलेगा। एंड लास्ट वन, कोवेलेंट बॉन्ड्स भी आपको देखने को मिलते हैं। सो स्पेशल कंडीशन आ जाती है टर्शरी की, आपको क्वेश्चन बनते हैं बॉन्ड्स के बारे में। तो ये पूरे इतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं कहाँ पे, टर्शरी में। आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर एकदम 3 डायमेंशनल पूरा का पूरा यस ने कवर कर लिया, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपको अल्फा हेलिकल, बीटा प्लेटेड भी दिख रहे होंगे। इनका थोड़ा सा और एडवांस स्ट्रक्चर, मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता जा रहा। प्राइमरी सीधा था, थोड़ी सी गोल गोल कर दिया तो बन गया ये क्या, अल्फा हेलिक्स। फिर थोड़ा सा गोल गोल के साथ में इसमें बीटा प्लेटेड भी ऐड कर दिया, सीधा सीधा फिर से ऐसा ऐड कर दिया, तो ये बन गया टर्शरी स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा इसमें ग्लोबुलर और फाइबरस आते हैं, साथ ही साथ इसमें आपको ध्यान रखना है टाइप्स ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट रहेंगे वो। ओके, नेक्स्ट क्वाटरनरी, लास्ट वन, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। व्हेन 2 or more polypeptide chain with folded tertiary structure come together, जब 2 पॉलीपेप्टाइड टर्शरी वाले पास में आ जाते हैं तो रिजल्ट करता है क्वाटरनरी को। मतलब आप क्या बोल सकते हो, 3 + 3, 3 + 3 = 4। अरे सर क्या पढ़ा रहे हो आप, कुछ भी गलत पढ़ा दे। टर्शरी, 2 टर्शरी जब बेटा पास में आएंगे, 2 टर्शरी पास में आएंगे तो बनाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। दो टर्शरी प्रोटीन जब पास में आएंगे तो बनाएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। द रिजल्टिंग शेप इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ईच इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड अ सब यूनिट ऑफ ओवरऑल प्रोटीन। जो एक एक यूनिट पास में आए थे उसको क्या बोलेंगे हम, सब यूनिट। सब यूनिट फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का कभी भी आया तो आप ध्यान रखना क्या है ये, क्या है ये, है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट कॉल्ड हीम। हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा पूछा गया एक सवाल है क्वाटरनरी के अंदर का, क्योंकि इसमें 4 हीम प्रेजेंट रहते हैं। हीम का मतलब फेरस, और हीमोग्लोबिन के अंदर 4 फेरस जो एटम है वो भी प्रेजेंट रहता है। आप इसको कोऑर्डिनेट में पढ़ते हो कि हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें 4 बीच में फेरस ज्वाइन हुए हैं, किससे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। क्लियर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर फोर्सेस compact 3 dimensional shape. Hemoglobin can do its function of oxygen transport only when all the 4 subunits are together. हीमोग्लोबिन का जैसे कि हमें पता ही है काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना पूरे बॉडी में, ये काम करता है ब्लड के थ्रू। तो चारों सब यूनिट्स अगर पास में रहेंगे तभी हीमोग्लोबिन ये काम कर सकता है। चारों सब यूनिट का नाम क्या था, हीम। हीम मतलब क्या, इसमें प्रेजेंट रहेगा फेरस। तो आपको यहाँ पे छोटे छोटे 4 सब यूनिट्स देखने को मिलते हैं, 4 सब यूनिट देखने को मिलते हैं जिसको हम कहते हैं हीम। क्या कहेंगे, हीम। और हीम में क्या प्रेजेंट रहेगा, फेरस। चारों अगर साथ में रहते हैं तभी वो हीमोग्लोबिन काम कर सकता है ब्लड ट्रांसपोर्ट करने का। चलिए, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी के बीच में डिफरेंस हम देख लेते हैं। लीनियर सीक्वेंस रहेगा, यहाँ पे फोल्डिंग होगी, और 2 तरीके से फोल्डिंग हो सकती है, अल्फा हेलिक्स में और बीटा प्लेटेड में।
3 डायमेंशनल होगी स्ट्रक्चर का, जिसमें अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड और लीनियर तीनों चीजें आ जाएगी। इसमें लीनियर देखने को मिलता है, अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट भी देखने को मिलेगी। ग्लोबुलर और फाइबरस दोनों आ सकते हैं, ग्लोबुलर एज वेल एज फाइबरस दोनों आ सकते हैं। कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, अब यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड ही प्रेजेंट रहता है। देन अगर सेकेंडरी की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस पेप्टाइड बॉन्ड ये प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ देखो डाइसल्फाइड ब्रिजेस, सॉल्ट ब्रिजेस, मतलब कि आपको यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट था, कोवैलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट था, वैन डर वाल फोर्स मतलब डाइपोल डाइपोल, एंड यहाँ पे आपको वीक वैन डर वाल फोर्सेस मतलब डाइपोल डाइपोल भी प्रेजेंट था यहाँ पे। फॉर्म ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ये कब फॉर्म होते हैं? जब ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है तो। देन ये कोलाजिन, इलास्टिन, एक्टिन, मायोसिन, केराटिन लाइक फाइबर्स में प्रेजेंट रहते हैं। इसमें एंजाइम्स आ जाते हैं, एंजाइम्स, हार्मोन्स, अल्बुमिन्स, ग्लोबुमिन्स, हीमोग्लोबिन। एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से याद रखना बेटा। इन्वॉल्व इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग स्ट्रक्चर एज कार्टिलेज, लिगामेंट, स्किन। इसकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ होती है ये भी ध्यान रखना है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में। फिर उसके बाद में हमें अगर कार्टिलेज का स्ट्रक्चर बनाना है, लिगामेंट्स का, स्किन का स्ट्रक्चर बनाना है तो ये इन्वॉल्व होते हैं। एंड लास्ट यहाँ पे इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द बॉडी, जो हमारे पचाने के काम करते हैं खाने को, वहाँ ये टर्शरी वाले इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर को तोड़ देना, स्ट्रक्चर को तोड़ देना। जैसे देखो हमने 4 3 2 1 क्या कर रहे हो सर? ये है बेटा इनके स्ट्रक्चर क्वाटरनरी, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो जब क्वाटरनरी वाला टर्शरी में कन्वर्ट होगा या टर्शरी वाला सेकेंडरी में और सेकेंडरी वाला प्राइमरी में, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब स्ट्रक्चर जो भी कॉइलिंग है उसमें कमी आना। हाई टेम्परेचर और एसिड की वजह से या बेस की वजह से या फिर इवन एगिटेशन, उसको हम राउंड राउंड बहुत देर तक घुमा रहे हैं, उसकी वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं थे, नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन जो रिस्पॉन्सिबल थे स्पेसिफिक शेप के लिए, स्पेसिफिक जो शेप है बेटा वो हमेशा इनके फोर्सेस की वजह से आता है। हमने सब में अलग अलग फोर्सेस पढ़े थे और उन फोर्सेस की वजह से ही इनका एक स्पेसिफिक शेप देखने को मिलता है आपको। अगर ये हमने प्रोसेस की अगर हमने हाई टेम्परेचर एसिड बेस या फिर एगिटेशन किया तो उसके जो स्पेसिफिक शेप देने वाले फोर्सेस थे, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जितने भी पेप्टाइड के अलावा फोर्सेस थे वो सब टूट जाएंगे और इसी को बोलेंगे हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द मोलिकुलर शेप ऑफ प्रोटीन चेंजेस, मोलिकुलर शेप चेंज हो जाएगा विदाउट ब्रेकिंग द अमाइड या फिर पेप्टाइड बॉन्ड दैट फॉर्म प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो बाकी सभी बॉन्ड्स टूट जाएंगे लेकिन प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है, मेन फोर्स है, वो कभी नहीं टूटेगा। और स्ट्रक्चर्स का टूटना, शेप का ये पीछे पीछे आना, ये ऐसा क्वाटरनरी, फिर टर्शरी, फिर उसके बाद में सेकेंडरी और लास्ट में प्राइमरी का टूटना नहीं होगा। डीनेचुरेशन रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी को, टर्शरी को, क्वाटरनरी को वो डिस्टर्ब कर देता है। मेनली ध्यान क्या रखना है आपको बेटा, इसमें फोर्सेस जो थे इनके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को देने वाले वो टूट जाएंगे। दिस कॉज चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन, इसकी वजह से प्रोटीन की प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है और इसकी बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी थी वो खो भी सकती है। क्लियर? ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन ये टिपिकली फोल्डेड हाइड्रोफोबिक साइड चेन है और इसमें इंटीरियर जो पार्ट है, इंटीरियर पार्ट कहाँ रहता है? हाइड्रोफोबिक, अंदर में हाइड्रोफोबिक रहेगा। एंड पोलर जो कि हाइड्रोफिलिक पार्ट रहेगा वो आउटसाइड में प्रेजेंट रहता है।
एंड देयर बाय ये वाटर सोल्यूबल बनते हैं। बाहर का पार्ट ये रहता है हाइड्रोफिलिक, इसलिए वाटर सोल्यूबल बन जाते हैं। डीनेचुरेशन में एक्सपोज हो जाता है हाइड्रोफोबिक रीजन, और ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो वाटर इनसोल्यूबल बन जाता है। तो डीनेचुरेशन की वजह से इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। पहले ग्लोबुलर प्रोटीन कैसा था, वाटर सोल्यूबल, क्योंकि इसका पोलर रीजन कहाँ था, बाहर की तरफ। अब जैसे ही ये कॉइलिंग लूज हो गई, डीनेचुरेशन हो गया, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो डीनेचुरेशन की वजह से हमेशा बायोलॉजिकल, ऑफन, कभी कभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इसकी लॉस्ट भी हो सकती है। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स को हम आगे बढ़ाते हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन हम लेते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, फर्स्ट आ जाएगा न्यूट्रिशन। अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन, कि किस तरीके का न्यूट्रिशन हमें ये प्रोवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन। सो फर्स्ट क्लास प्रोटीन हमारे आ जाएंगे फर्स्ट क्लासिफिकेशन में। फर्स्ट क्लास प्रोटीन, फर्स्ट क्लास प्रोटीन में क्या मिलने को मिलेगा, कंप्लीट अमाइनो एसिड्स, ऐसे अमाइनो एसिड जो कि कंप्लीट है, कंप्लीट अमाइनो एसिड्स, कंप्लीट अमाइनो एसिड जो कि हो सकते हैं अंडे में, एग में। फिर उसके बाद में ये हमें मिलेंगे फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। इसके अलावा सेकंड क्लास प्रोटीन्स को हम बोलेंगे इनकम्प्लीट। सेकंड क्लास वाले को हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड्स पूरी तरीके से नहीं रहते, जैसे कि वीट में, वीट में आपको पूरी तरीके से अमाइनो एसिड देखने को नहीं मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद आपको मिलेंगे सिंपल अमाइनो एसिड्स क्लासिफिकेशन में। सिंपल प्रोटीन्स आप बोल सकते हो, सिंपल प्रोटीन्स ये होगा, एक ही तरीके के अमाइनो एसिड होंगे, ओनली अमाइनो एसिड्स। और अगर ओनली अमाइनो एसिड्स है तो हम उसको प्रोटीन्स की कैटेगरी में ज़्यादातर नहीं डालते, क्योंकि प्रोटीन्स ये कोपॉलीमर रहते हैं। क्लियर क्लियर। कॉन्जुगेटेड हो सकते हैं, कॉन्जुगेटेड देखने को मिलेंगे आपको। कॉन्जुगेटेड में आ जाएंगे अमाइनो, अमाइनो प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके, एंड एंड में हम देखेंगे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसमें क्या होता है सर, इसमें होता है मेनली बच्चा कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, म्यूसिन्स एंड एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज। एंड लास्ट क्लासिफिकेशन में हम लिखेंगे लिपोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स। और इसमें मेनली हम देखते हैं लिपिड्स को, तो लिपिड्स आर द लिपोप्रोटीन्स आप बोल सकते हो। इस तरीके से पूरा क्लासिफिकेशन हम देखते हैं किसका, प्रोटीन्स का। ये आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा इन सबको इंपॉर्टेंट करके। फंक्शन ऑफ प्रोटीन की तरफ देखते हैं हम, फंक्शंस क्या है इनके, फंक्शंस लिख लेते हैं फटाफट सटासट। तो फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन हम कवर करेंगे किसका, कोलेजिन का। कोलेजिन, कोलेजिन का फंक्शन क्या है, ये सेकेंडरी अल्फा हेलिक्स है, सेकेंडरी के अंदर आता है। और सेकेंडरी के अंदर भी कौन सा, अल्फा हेलिक्स, जिसमें हमने पढ़ा कि ये अनयूजुअल लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर फॉलो करता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन जो सी है यहाँ प्रेजेंट रहता है, और ये हमारे स्किन को ग्लो करने का काम करवाता है। अगर हमारे बॉडी में कोलेजिन की कमी हो गई तो हमारी स्किन में ग्लो कम हो जाता है। ये फंक्शन हो गया फर्स्ट। सेकंड हमें फंक्शन मिलता है ट्रिप्सिन का। ट्रिप्सिन सुना होगा शायद आपने, हाँ सर बहुत देर से सुन रहे हैं। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन क्या है, एक एंजाइम, एंजाइम ट्रिप्सिन। सो ट्रिप्सिन क्या है, एक तरीके का एंजाइम जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस में हमें कैटलिस्ट की तरह प्रोवाइड करता है। देन इंसुलिन, इंसुलिन भी आपको पता होगा, इंसुलिन हार्मोन की कैटेगरी में आता है, और इसको एंजाइम भी बोल सकते हैं हम, जो हमारा पैंक्रियाज ये बनाता है। ये क्या करेगा, ब्लड शुगर को रेगुलेट, ब्लड शुगर को रेगुलेट करने का काम करता है। देन फोर्थ हमें देखने को मिलते हैं एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज ये हमें क्या करते हैं, इन्फेक्शन से फाइट करने से रोकते हैं। तो फाइट इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस एजेंट्स, इन्फेक्शियस एजेंट से ये फाइट करते हैं। आगे बढ़े तो अगर इसमें हम देखेंगे कुछ और भी ये मिलते हैं हमें रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स का काम क्या है बेटा, रिसेप्टर्स का काम ये है कि सेंसरी जो रिसेप्टर्स है हमारे उनको काम करवाते रहना। सेंसरी रिसेप्टर्स कौन से सेंसरी रिसेप्टर्स, जैसे कि हम बोल सकते हैं स्मेल, टेस्ट, साथ ही साथ हार्मोन्स भी इसमें आ जाते हैं, हार्मोन्स भी इसमें आ जाते हैं। एंड लास्ट वन हम देखेंगे इसमें क्या, किसमें, इसमें आ जाएंगे GLUT4 के बारे में। ये आपको स्पेशल एक नाम ध्यान रखना है GLUT4 के बारे में। ये हमें ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे, सेल्स तक, एनेबल
enable transport of glucose to every cell। ये हर एक सेल तक काम करेगा क्या, ग्लूकोज को ट्रांसफर करने का। तो ये सारे फंक्शंस हैं प्रोटीन्स के, इनको निकाल के आपको बताए गए हैं ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमारे बच्चे इजीली उस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। सो थैंक यू सो मच बच्चों, यहाँ तक था पूरा प्रोटीन का सफ़र। प्रोटीन्स खत्म होने के बाद हमारी गाड़ी जाएगी विटामिन्स, उसके बाद एंजाइम्स एंड न्यूक्लिक एसिड, इन सब के तरफ। तो आप जाके उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।